आर्म्स वुड बी अ सर्टन लेंथ, मेरी आर्म्स बहुत लंबी नहीं हो सकती, इट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट टू माई बॉडी। बहुत सारे एलिमेंट्स आके एक कोहेसिव होल बनाते हैं, तो उसको हम यूनिटी कहते हैं। बैलेंस जो है ना, इसके भी टाइप्स है, देयर सिमेट्रिक बैलेंस, देयर इज असिमेट्रिक बैलेंस, जो हम अभी पढ़ेंगे। जब आप डिजाइन करने जाते हो, आपको हमेशा इन प्रोपोर्शंस का ध्यान रखना होता है। रेडियल बैलेंस का मतलब होता है एवरीथिंग इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स वन सेंटर पॉइंट। अगर हम अपनी आई को पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पर ले जाना चाहें तो उसको एम्फेसिस कहते हैं। हेलो किड्स, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्क बाय फिजिक्स वाला। हम अपने आर्किटेक्चर फाउंडेशन बैच के लेसन 4 पे आ गए हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेसन वाज ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, और एलिमेंट्स क्या होते हैं? किसी भी चीज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। करेक्ट। सो डिजाइन कैसे बनता है? उसके एलिमेंट्स से बनता है। और डिजाइन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? हमने पढ़ा था पॉइंट, लाइन, शेप, एंड देन वी मेड सम फॉर्म्स। करेक्ट। सो ये जो होते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन होते हैं। और जब हमने एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन समझ लिया है, डिजाइन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को समझ लिया है, तो अब हम डिजाइन के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। So today we will study about the principles of design and we will study the examples in the real life architectural works. ठीक है, हम क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे कि अगर कोई प्रिंसिपल है बैलेंस, तो वो आर्किटेक्चरली कैसे हो रहा है, अगर कोई हायरार्की है तो वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिंसिपल आफ्टर ऑल होता क्या है? समटाइम्स वी से मेरा लाइफ में एक प्रिंसिपल है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? बताइए कमेंट्स में। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन की बात करें तो ये फंडामेंटल गाइडलाइंस है। तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो गाइडलाइंस होती हैं हमारी। अगर मेरा लाइफ में कोई प्रिंसिपल है, इट मीन्स दैट इट इज माय गाइडिंग फोर्स, इट इज माय गाइडलाइन ऑफ लुकिंग एट अ सर्टेन थिंग, on looking at a certain situation and how to react in that situation maybe. So कोई भी प्रिंसिपल जो अगर डिजाइन का होगा वो उसका फंडामेंटल गाइडलाइन होगा जो आपको एस्थेटिकली प्लीजिंग चीजें बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, मैंने आपको बोला है डिजाइन में राइट या रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, डिजाइन में सिर्फ गुड डिजाइन और बैड डिजाइन होता है। तो गुड डिजाइन जो है, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन को फॉलो करोगे तो योर डिजाइन आउटकम विल बी गुड। ओके, समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन क्या क्या है। सबसे पहले आता है बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस क्या है? बैलेंस की अगर मैं बात करूं, द वर्ड इन इटसेल्फ सेज कि कोई भी चीज जो है, अगर वो यू नो साइकिल हम चलाते हैं, ठीक है, तो साइकिल के वक्त भी हम कहते हैं यू नीड टू बैलेंस। या फिर अगर हम वेट, वंस वी गो टू द मार्केट एंड वी बाय फ्रूट्स एंड वी बाय वेजिटेबल्स, वी ट्राई एंड वेट देम। करेक्ट। सो वहां पर हम बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर 1 किलो वेट है तो 1 किलो फ्रूट होना चाहिए। करेक्ट। सो बैलेंस जो है ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट विद इन अ डिजाइन। अब अगर मैं डिजाइन के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो विजुअली कौन सा आपका अटेंशन कितना जा रहा है किधर, वहां पर बैलेंस आएगा। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट? The use of differences in elements to create visual interest and focal points. Contrast अगर हम real life में देखें, हम कहते हैं sometimes we wear a dress, maybe we wear a black trousers and we wear a white t-shirt, so it's a stark contrast. Correct. So contrast अगर आप कहीं पर create करते हो तो आप elements में play करते हो, आप color में play कर सकते हो, आप texture में play कर सकते हो, आप shape में play कर सकते हो, किन्हीं भी 2 चीजों को stand out कराने के लिए। Then we move on to third principle, which is emphasis. अब emphasis क्या है? अगर मैं emphasis की बात करूं तो अगर मैं चाहती हूं एज अ डिजाइनर कि मेरा अटेंशन या जो बंदा देख रहा है मेरा डिजाइन, उसका अटेंशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना चाहिए, तो वहां पर उसके अटेंशन को उस पॉइंट पर ले जाने को emphasis कहते हैं। ठीक है, इट इज हाईलाइटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजाइन। करेक्ट।
मूविंग ऑन वी हैव मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट जो होता है इट इज अ सेंस ऑफ यू नो, आपकी आईज जो है ऐसा लगता है इट इज मूविंग अलोंग विद द डिजाइन। सो आप यू नो वी ट्राई एंड क्रिएट समथिंग विच हैज अ सेंस ऑफ मूवमेंट। नाम में ही बोल रहा है ये। सो इट इज डायरेक्टिंग द व्यूअर्स आई थ्रू द कंपोजिशन। अगर मैं कोई एक ऐसा कंपोजिशन बना रही हूँ, सो माई आई इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग अलोंग विद दिस एंड देयर इज अ सेंस ऑफ मूवमेंट विच आई हैव। ठीक है। नेक्स्ट इज पैटर्न। पैटर्न क्या है? यू नो कभी भी जब हम किसी भी चीज को रेपिटेटिव बनाते हैं तो एक पैटर्न होता है। करेक्ट? अगर हम अपनी सिंपल लाइफ का एग्जांपल ले, यू नो वी वेक अप, वी ब्रश आवर टीथ, वी हैव आवर ब्रेकफास्ट, सो इट्स अ पैटर्न दैट वी फॉलो, वी गो टू द स्कूल, वी स्टडी। ठीक है। सो कोई भी चीज जब रेपिटेटिव बनती है उसको एक पैटर्न कहा जाता है। ठीक है। तो डिजाइन में पैटर्न कैसे होगा? किसी भी एलिमेंट को आप रेपिटेटिवली यू नो बार बार आप जब उसको करोगे तो एक पैटर्न बनेगा। ठीक है। फिर आता है रिदम। अब रिदम से क्या समझ में आती है हमको? रिदम हमें यूजुअली किन किन चीजों में दिखती है, यू नो, और फॉर एग्जांपल यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट डेली लाइव्स, अगर हम वहां से कंपैरिजन करें तो रिदम कहाँ से आता है? म्यूजिक, राइट? हम कहते हैं ना म्यूजिक के साथ यू नो लेट्स डांस अलोंग विद द म्यूजिक, राइम अलोंग, यू नो योर स्टेप्स शुड राइम अलोंग विद द म्यूजिक। तो उन चीजों से रिदम आता है ना। रिदम क्या होता है? इट इज द रेपिटेशन ऑफ विजुअल एलिमेंट्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। अगेन रिदम में भी एक सेंस ऑफ मूवमेंट हो सकता है बट इट इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। फ्रॉम सिंपल म्यूजिक हम इसको जब डिजाइन में लेकर जाते हैं तो अगेन क्या मतलब निकल के आता है? अगर रेपिटेशन होता है किसी भी एलिमेंट का और एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बनता है तो उसको रिदम कहते हैं। ठीक है। यूनिटी। अब यूनिटी क्या है? यूनिटी इज द हार्मनी ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्रिएटिंग अ कोहेसिव होल। अब अगर बहुत सारी चीजें यू नो कोई भी एलिमेंट लेट्स से एक फॉर्म या एक शेप मिल रहा है और वो रेपिटेशन में चल रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो जो फाइनल चीज बनेगी उसको हम प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में यूनिटी कहते हैं। क्योंकि जो ओवरऑल एक होल निकल के आएगा, ओवरऑल एक पीस निकल के आएगा, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट से बना है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या है? you know we have talked about proportion a lot of times. you know we say कि अगर ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी का प्रोपोर्शन समझते हैं अभी सिंपल। अगर मेरी हाइट लेट्स से 5'3" है, ठीक है, सो माई आर्म्स वुड बी अ सर्टन लेंथ। मेरी आर्म्स बहुत लंबी नहीं हो सकती, यू नो इट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट टू माई बॉडी। The upper body and the lower body, they have to be in a certain proportion. So when we talk about proportion, proportion means एक चीज और दूसरी चीज का आपस में स्केल या फिर उनका साइज कैसे यू नो कंपैटिबल है या फिर कैसे चेंज होता है विद रेफरेंस टू ईच अदर। ठीक है। डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो इट इज द रिलेटिव साइज एंड स्केल ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ डिजाइन। कोई भी बड़ा सा खिड़की, लेट्स से ये एक बड़ी सी दीवार है घर की, इसमें अंदर से एक छोटी सी खिड़की है। ठीक है। सो हर चीज का एक प्रोपोर्शन होता है। अब अगर मैं डोर की बात करती हूँ तो अगर ये एक दीवार है तो इसमें एक डोर है। करेक्ट? तो ये जो चीजें होती हैं ये अगर हम आर्किटेक्चरली देखें तो ये एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। अगर हम यू नो अनाटमिकली देखें तो मैंने आपको अपना बॉडी प्रोपोर्शंस की बात करी, बट ये प्रोपोर्शंस जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिजाइन। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देन वी हैव वैरायटी। अब वैरायटी से क्या समझ में आता है हमको? बताइए। वैरायटी में अभी हमने यूनिटी में क्या करा था? हमने देखा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स आके एक कोहेसिव होल बनाते हैं तो उसको हम यूनिटी कहते हैं। लेकिन वैरायटी में एलिमेंट्स जो है वो डिफर भी कर सकते हैं। अब लेट्स से अगर मैं एक कंपोजिशन देख रही हूँ जिसमें सिर्फ सर्कल्स है, तो सर्कल्स है तो वो यूनिटी हो जाएगा। अब उन्हीं सर्कल्स में अगर मैं कलर का वेरिएशन कर दूं तो वैरायटी हो जाएगा। ठीक है। मल्टीपल कलर्स के सर्कल्स हो जाएंगे हमारे पास। फिर हमारे पास आता है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या होता है? ठीक है। अलाइनमेंट की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स से हम लोग अपनी नोटबुक्स में लिखते हैं या अगर हम एमएस वर्ड पे लिखते हैं तो हम लेफ्ट साइड से अलाइन करते हैं अपने टेक्स्ट को या राइट साइड से अलाइन करते हैं, जिसको हम जस्टिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट कहते हैं। यू नो कोई भी चीज जब तक वो अलाइंड नहीं होगी वो बहुत ही हैफजर्ड लगती है।
तो अलाइनमेंट इज देन अगेन वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। चलिए देखते हैं इसको। इसमें क्या हो रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बैलेंस। अगर मैं इस कंपोजिशन की बात करूं जो स्क्रीन पे बनी हुई है, तो बैलेंस कैसे क्रिएट हो रहा है? इट इज अबाउट क्रिएटिंग समथिंग। अभी बैलेंस जो है ना, इसके भी टाइप्स है। द सिमेट्रिक बैलेंस, देयर इज असिमेट्रिक बैलेंस, जो हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो दिस इज असिमेट्रिक बैलेंस। एक बड़ी बॉल नीचे है, फिर एक बड़ी बॉल इस तरफ है, फिर एक कंपैरेटिवली स्मॉलर बॉल इस तरफ है, जिसके ऊपर और दो डिफरेंट साइज की, जिसके ऊपर कंपैरेटिवली दो साइज की बॉल्स रखी हुई हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं कॉन्ट्रास्ट पे। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है थ्रू द यूज ऑफ कलर्स। हम कॉन्ट्रास्ट थ्रू द यूज ऑफ शेप्स भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एम्फेसिस। अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपोजिशन को देखूं तो ब्लैक सर्कल्स हैं और बीच में एक रेड स्क्वायर है। सो इफ आई वांट माय आई टू गो टू दैट पॉइंट, आई विल मेक समथिंग लाइक दिस, और इसको हम एम्फेसिस कहेंगे। ठीक है, मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज किया है इन सच अ मैनर कि वो एक सेंस ऑफ मूवमेंट लगे। करेक्ट। फिर आते हैं पैटर्न की ओर। हमने क्या समझा पैटर्न क्या है? किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को जब हम रिपीटेशन में करेंगे तो एक पैटर्न बनेगा। तो हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर कुछ शेप्स को कंटिन्यूअसली रिपीट किया है, तो हमारे पास एक पैटर्न बनके, गॉट इट? ठीक है जी। फिर आता है रिदम। रिदम में अगर मैं बात करूं, यू नो व्हेन एवर वी प्ले म्यूजिक ऑन म्यूजिक प्लेयर, तो नीचे कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे, यू नो म्यूजिक की बीट्स जब फास्ट होती हैं तो वो जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करता है। यू नो व्हेन देयर स्लो म्यूजिक तो वो स्लोली ऐसे ऐसे करता है। सो दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट रिदम इज। तो अगर मैं यहाँ पर भी बात कर रही हूँ तो आप देखो लाइंस जो हैं, यू नो वो फाइनली कुछ ऐसा बना के आ रही हैं जिससे मेरा रिदम निकल के आता है। ठीक है, फिर वैरायटी की बात करते हैं। वैरायटी में यहाँ पे कुछ इशू हो गया। लेट्स से मैंने यहाँ सर्कल बनाया, यहाँ ट्राइंगल बनाया, सर्कल ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल। तो वैरायटी कैन बी समथिंग लाइक दिस। ओके, और यूनिटी की मैं अगर बात करूं, यूनिटी में ऑल आई विल मेक दिस स्मॉल सर्कल। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारा अलाइनमेंट। अब अगर मैं अलाइनमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, इसके प्रोपोर्शनेटली एक सर्कल बीच में रखा हुआ है। अब आप सोचो अगर ये सर्कल यहाँ के बदले, यू नो मे बी इट वुड हैव बीन हियर, इट वुड हैव लुक्ड सो अजीब। यहाँ पर भी ऐसे होता तो भी अजीब लगता, बट अगर इसको ऐसे करा है तो इट लुक्स मच बेटर। सो व्हेन वी वर्क अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट, आवर डिजाइन आउटकम्स आर बेटर। ठीक है, फिर अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूं, जैसे यहाँ पर सिंपल एक एग्जांपल देकर है कि एक घर है और घर के साइड में एक ट्री है। ठीक है, तो ट्री का साइज जो है वो बड़ा है और घर का साइज जो है वो छोटा है, जो रियल लाइफ में भी होता है। तो जब आप डिजाइन करने जाते हो, आपको हमेशा इन प्रोपोर्शंस का ध्यान रखना होता है। लेट्स से एज अ डिजाइनर यू आर गोइंग टू डिजाइन अ पीस ऑफ फर्नीचर, लेट्स से अ चेयर, तो आपको उस वक्त ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शंस को भी ध्यान में रखना है कि मेरी आर्म्स कैसे मूव करेंगी, you know what is the ratio between my legs and my upper body, when I sit on the chair what is the height that is going to be there। so ये proportions आपको यहाँ से काम आते हैं। आर्किटेक्चरली अगर मैं बात करूँ इन एग्जाम्पल्स की, तो लेट्स से एक स्टेयरकेस डिजाइन करनी है, तो स्टेयरकेस में एज अ ह्यूमन बीइंग, यू नो आई हैव अ कैपेसिटी टू वॉक, टू रन, टू क्लाइंब अ स्टेयरकेस फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो उस स्टेयरकेस के प्रोपोर्शन क्या होने चाहिए? इंसान का पैर कितना बड़ा होता है तो उस सीढ़ी का ट्रेड कितना होना चाहिए? यू नो एक बार में हाइट कंफर्टेबली कितनी इंसान चढ़ सकता है तो उस सीढ़ी का राइजर कितना होना चाहिए? सो ये सब चीजें प्रोपोर्शन से हम आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए अब बैलेंस को डिटेल में समझते हैं। तो क्या है बैलेंस? बैलेंस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट विद इन अ डिजाइन। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि बैलेंस क्या है। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस के तीन टाइप्स है, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक एंड रेडियल बैलेंस। ठीक है, तो तीनों को इन फिगर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है अगर एक सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन के जो चीज इस तरफ हो रही है,
एग्जैक्टली वही चीज दूसरी तरफ भी होगी। ठीक है, सो अगर यहाँ पर ये बॉक्स है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज यहाँ पर हो रही है, विच मीन्स कि जो विजुअली यहाँ से है वही चीज विजुअली यहाँ से भी है। ठीक है, फिर आते हैं असिमेट्रिक बैलेंस की तरफ। असिमेट्रिक बैलेंस में अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बड़ा सा चंक है ग्रीन का, और इस तरफ वाला जो ग्रीन है इसमें अलग से पोर्शंस निकले हुए हैं। करेक्ट, सो अगर मैं विजुअली देखूं तो यहाँ पर अगर एक बड़ा सा चीज है तो यहाँ पे छोटी छोटी 3-4 चीजें हो रही हैं, विच अगेन मीन्स कि दिस पार्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस पार्ट, बस सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री अगर ह्यूमन बॉडी में अगर हम एक सेंटर लाइन इमेजिन करते हैं, विच मीन्स जो हमारे लेफ्ट साइड में है एग्जैक्टली वही चीज हमारे राइट साइड में है। करेक्ट, बट असिमेट्रिक बैलेंस का मतलब है कि अगर यहाँ से एक एग्जाम्पल बना के दिखाती हूँ, एक बड़ा सर्कल है तो यहाँ से 2 छोटे सर्कल्स के थ्रू भी बैलेंस किया जा सकता है उस चीज को। ठीक है, रेडियल बैलेंस का मतलब होता है एवरीथिंग इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स वन सेंटर पॉइंट। ठीक है, ओके, चलिए अब अगेन मैंने आपको बोला एक सिमेट्रिक बैलेंस टाइप को चीज बना के देखते हैं। ये सेंटर लाइन समझ लीजिए आप, इस सेंटर लाइन के अराउंड अगर मैंने एक स्पाइरल बनाया तो इस तरफ आई विल मेक अनदर स्पाइरल। ठीक है, सो दिस वुड बी अ सिमेट्रिक बैलेंस। अब अगर मैं असिमेट्रिक बैलेंस की बात करूं और मैंने एक सेंटर लाइन इमेजिन किया है, यहां से एक बड़ा सा पैरेललोग्राम में बना सकती हूँ और यहां से 3 छोटे छोटे पैरेललोग्राम, तो विजुअली इवन दिस इज बैलेंस्ड एंड दिस इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये आता है आपका सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्री, ये आ जाएगा असिमेट्रिक, और फिर क्या आता है हमारे पास, रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस में क्या हो रहा था, सब चीजें एक ही पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो रही थी। देखो क्या होगा, मैं बताती हूँ आपको। ये जो सारी लाइंस हैं, सारी लाइंस हमारा अटेंशन ड्रॉ कर रही हैं टुवर्ड्स वन सेंटर पॉइंट, बट आप देखो इसका वॉल्यूम कितना है। इसको फिल करते हैं, तो अगर इसका वॉल्यूम बड़ा है तो इसके वॉल्यूम को बैलेंस करने के लिए हमको लाइंस बहुत सारी चाहिए होंगी, तो वो बहुत सारी लाइंस जब हम इसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सो रेडियल बैलेंस बन के आ जाएगा। ओके, तो बैलेंस इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसको अब हम आर्किटेक्चरली देखते हैं कि बैलेंस कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक सेंटर शाफ्ट है। ठीक है, और इस सेंटर शाफ्ट पे बाहर से कुछ क्यूब्स है, तो अगर एक क्यूब यहां पर है, देयर इज अनदर वन, अनदर रेक्टेंगल, इफ यू सी इट इज हियर। ठीक है, तो ये जो क्यूबॉइड्स हैं, नॉट क्यूब्स बट क्यूबॉइड्स, ये सेंट्रल शाफ्ट के अराउंड बैलेंस हो रही हैं। ओके, इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये सिमेट्रिक होगा या असिमेट्रिक होगा, बताइए पहले कमेंट सेक्शन में। देखिए अगर ये एक सेंट्रल लाइन है तो एग्जैक्टली जो चीज इस तरफ हो रही है वही चीज इस तरफ हो रही है, तो सबसे पहले ये सिमेट्रिक बैलेंस है। और दूसरी चीज अगर मैं देखूं, तो जो चीज यहां से हो रही है वही चीज यहां से हो रही है। अब अगर इसकी बात करते हैं, यू नो दिस सीसीटीवी टावर विच इज इन चाइना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बैलेंस कैसे हो रहा है, इसमें जो पार्ट उधर पीछे को जा रहा है ऊपर जाके वही पार्ट इस तरफ से बाहर आ रहा है। ठीक है, सो अगेन दिस इज बैलेंस। ठीक है, सो अगर हम इसको देखते हैं तो ऊपर एक पार्ट जो है वो ऐसे है और नीचे का एक पार्ट जो है वो ऐसे है, तो बैलेंस जो है वो इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, सो बैलेंस एज अ प्रिंसिपल हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम चलते हैं कॉन्ट्रास्ट की ओर। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट, मैंने आपको बताया है पहले भी, कॉन्ट्रास्ट जो होता है इट इन्वॉल्व्स यूजिंग डिफरेंसेस इन एलिमेंट्स। आप कलर, शेप, साइज, टेक्सचर किसी में भी प्ले कर सकते हो किसी भी चीज को स्टैंड आउट करवाने के लिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्या हो रहा है,
यहाँ पर देर इज येलो कलर एंड देर इज ब्लैक कलर, ठीक है. सो येलो एंड ब्लैक आर क्रिएटिंग अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, और आपका जो है वो एक लोगो बन के आ गया है. अगर मैं इस एग्जाम्पल की भी बात करूं तो ब्लैक एंड व्हाइट में प्ले हो रहा है. तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है मोस्टली जो इमेजेस में दिख रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कलर, ठीक है. चलिए कॉन्ट्रास्ट को कुछ और तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से मुझे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है तो मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए मैंने एक स्क्वायर बनाया. सो यहां पर कॉन्ट्रास्ट किस एलिमेंट के थ्रू हुआ? शेप के थ्रू. चलिए अब कलर के थ्रू समझते हैं. लेट्स से एक बड़ा सा सर्कल है तो फिल कर देते हैं. ठीक है जी. और अब हम कलर के थ्रू कर रहे हैं तो इसके बीच में अब हम या तो PW भी लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं, करेक्ट. अब थोड़ा सा शेप के थ्रू कर लिया, कलर के थ्रू कर लिया, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? एलिमेंट्स और क्या क्या हैं हमारे पास? टेक्सचर के थ्रू कर सकते हैं, करेक्ट, वैल्यू के थ्रू कर सकते हैं. तो वो चीजें हम आराम से कर सकते हैं. चलिए आर्किटेक्चरली देखते हैं कॉन्ट्रास्ट जो है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, ठीक है. इफ यू लुक एट कॉन्ट्रास्ट इन दिस पर्टिकुलर इमेज, सो हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में एक वॉल है और वॉल पे एक फायर एस्केप आ रहा है. ये हमारी स्टेयरकेस है, ठीक है. अब इसने कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट किया है? इसने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है थ्रू द यूज ऑफ कलर, ठीक है. अनदर एग्जाम्पल, अगेन एक स्टेयरकेस निकल रही है व्हाइट कलर में, ओके, and the background is completely red. So it is kind of opposite to this. यहाँ पर आप मुझे बताओ contrast कैसे हो रहा है? And along with contrast, do you see any other, principle in this particular image? चलो जी. तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो through the use of color again हो रहा है contrast, ठीक है. Emphasis. अब emphasis क्या है? एम्फेसिस हमने बोला था अगर हम अपनी आई को पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पर ले जाना चाहें तो उसको एम्फेसिस कहते हैं, करेक्ट. एम्फेसिस हाइलाइट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डिजाइन गाइडिंग द व्यूअर्स अटेंशन टू अ फोकल पॉइंट. अब इस एग्जांपल को अगर मैं देखूं, सारी लाइंस काइंड ऑफ एरोज हैं जो मेरे को इस सेंटर पॉइंट पे लेके जा रही, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने अपना एम्फेसिस क्रिएट करने का कोशिश किया है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूं, सो यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग हियर एंड इन द सेंटर इज वेयर माय अटेंशन इज बीइंग ड्रॉन, ठीक है. एक और एम्फेसिस टाइप का क्रिएट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे. ठीक है. एंड नाउ थ्रू द यूज ऑफ कलर आई विल क्रिएट एन एम. अब अगर इस कंपोजिशन को कोई भी देखेगा एंड इफ द डिजाइनर वॉन्ट्स, और उसने एक एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया है कि जो फोकस है वो यहां पर ही जाना चाहिए तो यहीं पर जाएगा, ठीक है. चलिए इसको एक बार देख लेते हैं. एम्फेसिस जो है, अब अगर हम एम्फेसिस की बात करें तो हम कुछ कंपोजिशंस बना के इसको और डिटेल में समझते हैं. लेट्स से ये एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ बनाना है, ठीक है. सो एंड आई वांट ऑल द अटेंशन टू बी हियर. अब जरूरी थोड़ी है कि सेंट्रली ही मैं आई वांट माय आई टू गो टू द सेंटर. नो, आई वांट माय आई टू बी समवेयर एट द एंड.
Okay, and rest everything I will create in blue. तो अगर किसी भी कंपोजिशन में कुछ भी अलग शेप का हो, अलग कलर का हो, अलग टेक्सचर का हो, किसी भी एलिमेंट में आप प्ले करो, जो आपको पता है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हैं, वहाँ आप प्ले करो, तो आप एक डेलिबरेट एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हो एज अ डिज़ाइनर. ठीक है, इस पूरी कंपोजिशन को देख के सारा का सारा अटेंशन इस वाले ट्राइंगल पर ही जाता है. ठीक है, what are the other options? I can do something like maybe a spiral. और यहाँ पे मैं चाहती हूँ सारा का सारा जो अटेंशन है, जो फोकस है, वो इधर की तरफ. ठीक है, और ये जो आपका यू नो द स्पाइरल दैट आई हैव ड्रॉन, लाइन वेट कम करते हैं इसका. हम इसमें थोड़ा सा पैटर्न भी दे सकते हैं. वी कैन मेक इट यूजिंग पॉइंट्स, वी कैन मेक इट यूजिंग अ random line to create more depth. ठीक है, सो अगेन इसमें सारा का सारा जो एम्फेसिस है वो यहाँ पे जा रहा है. ठीक है, आर्किटेक्चरली आप समझते हैं कि अगर हम एम्फेसिस करना चाहते हैं तो हाउ डू आर्किटेक्ट्स डू इट. लेट्स लुक एट दिस बिल्डिंग. यहाँ से 2 ग्लास ब्लॉक्स बनाए हुए हैं और बीच में एक स्टार्क रेड कलर का ब्लॉक रखा हुआ है. तो सारा का सारा जो अटेंशन है, जो एम्फेसिस है, वो इस सेंटर वाले ब्लॉक पे जा रहा है. अगेन अगर मैं दूसरी एग्जांपल देखूं तो एक सिंपल क्लीन फसाड है जिसमें there is some texture which is happening in the background. Maybe it is a corrugated sheet that they have used. ठीक है, और फिर क्या होगा, इसमें एम्फेसिस के लिए इसने थोड़ा सा शेप में प्ले किया है, कलर में प्ले किया है. यहाँ पे आपका सारा का सारा एम्फेसिस जो है वो हो रहा है. ठीक है, सो सिंपली these are just examples to let you know that how these principles of design are used in real life. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मूवमेंट. अब मूवमेंट क्या है? अगेन मैंने आपको बताया था मूवमेंट का मतलब है किसी की भी व्यूअर की जो आई है उसको डायरेक्ट करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऐसे ये पॉइंट्स जो हैं हमको लेके जा रहे हैं. करेक्ट. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो शेप्स के थ्रू प्ले किया गया है और एक सेंस ऑफ मूवमेंट को क्रिएट किया गया है, विच मीन्स एक लाइन, रेफरेंस लाइन, और इस लाइन के अराउंड जो है वो शेप्स बनाए गए हैं. ठीक है, ओके. एंड यहाँ पर क्या हो रहा है? अगेन देर इज अ सेंस ऑफ मूवमेंट. ठीक है, और वो कैसे बनाया गया है? थ्रू द यूज ऑफ वेरियस शेप्स. तो हमने यहाँ पर देख लिया कि थ्रू द यूज ऑफ शेप्स, पॉइंट एज एन एलिमेंट ऑफ डिजाइन, या इसको हम पॉइंट के बदले एक शेप सर्कल भी कह सकते हैं. तो मूवमेंट आपने कैसे क्रिएट करी. ठीक है, अब लेट्स से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है, क्रिएट अ कंपोजिशन यूजिंग ट्राइंगल्स एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ मूवमेंट. तो आप कैसे करोगे? मे बी यू विल अज्यूम अ डायरेक्शन और उसके अराउंड आप अपने जो भी आपको शेप्स बोले गए हैं, ट्राइंगल बोला है, सर्कल बोला है, रेक्टेंगल बोला है, वो चीजें आप ड्रॉ करके एक सेंस ऑफ मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. मूवमेंट, अब क्या है मूवमेंट? चलिए मूवमेंट का कोई कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. सिंपल मैं आपको दिखाती हूँ. मे बी I want my eye to go from point A on this board to point B on this board. ठीक है, अब देखो मल्टीपल तरीकों से हम ये चीज कर सकते हैं. या तो मैं इस मूवमेंट को ऐसे कर सकती हूँ. ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. अनदर वे ऑफ डूइंग इट वुड बी सिंपली लाइक दिस, ऐसे घूम के आ गए आप. ठीक है, देन देर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट, लाइक मे बी
आप इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, फिर इधर आके ऐसे निकल गए और फिर इधर पहुंचे। ठीक है, सो आप इस मूवमेंट को क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल वेज में, और फिर आप इसके अराउंड बहुत सारी शेप्स वगैरह प्ले कर सकते हो। इसमें आप अपना कंपोजिशन बना सकते हैं। तो लेट्स से हम इसकी इस पाथ को सेंटर कंसिडर करते हुए में आप ट्राइंगल्स का प्ले करेंगे, फिर एक करेंगे। तो ये वेरी कर सकता है ऑन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग, इंडिविजुअल का विजुअलाइजेशन, इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल। क्या, तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर वेरियस शेप्स को लेकर आ गए। ओके, सेंस ऑफ मूवमेंट अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहे आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो फसाड है, बिल्डिंग का जो एलिवेशन है, ये नीचे से फोटो लिया गया है, तो इसका जो बिल्डिंग है वो ऐसे चल रहा है। ठीक है, सो देयर इज अ सेंस ऑफ मूवमेंट विच इज हैपनिंग। आपकी आंख जो है वो ऐसे 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 जा रही है, करेक्ट, एंड दिस रिप्रेजेंट समथिंग लाइक अ वेव, करेक्ट। अगर मैं इधर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं, अगेन देयर इज अ सेंस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसे हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशंस में वी कैन ब्रिंग देम टू लाइफ। And when we use these principles, when we use the elements in the correct order, in the correct principles, that is when the result is the best. Okay? चलिए पैटर्न को समझते हैं। अब पैटर्न क्या है? अगेन, कोई भी एलिमेंट जब आप कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हो तो पैटर्न बनता है। देखिए यहां पर हम समझते हैं, ये जो है इसने पैटर्न एक बनाया है थ्रू द यूज ऑफ शेप। इसी पे अगर मैं थ्रू द यूज ऑफ कलर क्रिएट करूं तब भी पैटर्न बनेगा क्या? तो पैटर्न जो है किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके बन सकता है। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं अगेन पैटर्न कैसे बना है। अगेन रिपीट किया है शेप्स को, तो शेप्स को आप कॉन्स्टेंटली रिपीट करोगे तो एक पैटर्न बन के आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? यहां पर भी जो है छोटे छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्स्टेंटली रिपीट कर करके एक पैटर्न बनाया गया है। किसी भी एलिमेंट को कॉन्स्टेंटली रिपीट करोगे तो एक पैटर्न बन के आएगा। यही चीज अब अगर मैं यहाँ पे भी बनाऊं, भले ही थोड़ा इसका स्केल अलग हो जाए लेकिन पैटर्न जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि रेपिटेशन हो रहा है। जब भी कोई चीज रिपीट होगा तो सेम का सेम पैटर्न बन के आएगा। चलिए लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स नाउ। कैसे बनाए अभी पैटर्न? हम सर्कल्स में प्ले करके कोई पैटर्न बनाते हैं अब। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स अगर मैं बनाती रहूं तो ये भी एक पैटर्न है। आई कैन प्ले विद द साइज ऑफ द सर्कल्स, बट देन पैटर्न तो पैटर्न है, करेक्ट? तो ऐसे हम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए पैटर्न को समझते हैं आर्किटेक्चरली, हम कैसे इसको बनाया जाता है या कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स में, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैटर्न कैसे है। इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर फसाड, आई लुक एट दिस पर्टिकुलर एलिवेशन, इसमें
एक जाली पैटर्न है जो कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है पूरे के पूरे फसाड पर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ट्राइंगल्स में प्ले हो रहा है, छोटे ट्राइंगल्स हैं, फिर ट्राइंगल्स का साइज धीरे धीरे ऊपर जाते जाते बड़ा होता जाता है, एंड देन ऊपर जाके वो रेक्टेंगल बनते हैं। तो इफ आई लुक एट दिस इन इटसेल्फ, दिस इज अ पैटर्न, इवन दिस इन इटसेल्फ इज अ पैटर्न, और यहाँ से यहाँ तक जाते जाते भी पैटर्न का एक जो है आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिदम, ठीक है। अब रिदम क्या है? अगर हम रिदम की बात करें, मैंने आपको कहा था रेपिटेशन ऑफ विजुअल एलिमेंट्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स। यहाँ पर कॉन्स्टेंटली मैं एक चीज रिपीट कर रही हूँ और उस रेपिटेशन से मैं मूवमेंट क्रिएट कर रही हूँ। तो जहां पे मूवमेंट क्रिएट हो गई वहां पर एक रिदम आ गया, ठीक है। यहाँ की अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखो, दिस एंड दिस, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो है सेंस ऑफ मूवमेंट आ रहा है। इसी पर्टिकुलर कंपोजिशन में अगर मैं देखूं तो कुछ लाइंस हैं जो यहाँ पे आपको विजिबल क्लियरली नहीं होंगी, तो यहाँ पर एक अलग से मूवमेंट बन के आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर यू नो once we repeat something and we create again a pattern, but then the pattern is in the form of a movement, तो उसको हम रिदम कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब रिदम क्या है, कहीं कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बोला था जब भी आप म्यूजिक सुनोगे तो म्यूजिक के जो बार्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे करते रहते हैं along with ये वाला लाइन तो सेम रहता है, बट यहाँ पर लेट्स से बहुत बीट्स आ गए, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली लाइंस बन के आ जाएंगी, ठीक है। और क्या बन के आएगा वो? नाउ इफ आई लुक एट इट, एक रिदम इसमें भी बन के आ गया, ठीक है। तो रिदम जो है वो हमको एक सेंस ऑफ मूवमेंट देता है। रिदम की अगर मैं आर्किटेक्चर टर्म्स में बात करूं तो अगर मैं इस फसाड को देख रही हूँ, यू विल सी अ सेंस ऑफ मूवमेंट हियर, करेक्ट, जैसा हमने पिछले मूवमेंट में भी देखा था। बट इसमें यहाँ पे कांस्टेंट इन एलिमेंट्स को, इन चीजों को रिपीट करके हो रहा है, एक सेंस मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, तो देयर इज रिदम। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कॉन्स्टेंटली देयर इज दिस सेंस ऑफ मूवमेंट, ऐसा लग रहा है ये चीज अंदर जाके ऐसे टर्न हो रही है, सो देन देयर इज अ सेंस ऑफ मूवमेंट एंड देयर इज रिदम। यूनिटी समझते हैं। अब यूनिटी क्या है? यूनिटी रेफर्स टू द हार्मनी ऑफ ऑल एलिमेंट्स विद इन अ डिजाइन, ठीक है। अब कोई भी चीज, कोई भी डिजाइन के बीच में जब हार्मनी होगा बिटवीन इट्स एलिमेंट्स तो वहां यूनिटी है। अगर इस पर्टिकुलर कंपोजिशन को देखें तो इसमें यूनिटी है इन टर्म्स ऑफ शेप एंड कलर बोथ। Shape is square and the color is like rustic orange which is repeated in all of the shapes. यहाँ पे अगर मैं बात करूं, all the shapes are circles. So there is unity in terms of the shape again. ठीक है, यहाँ शेप भी था, कलर भी था, यहाँ सिर्फ शेप है। यहाँ अगर मैं बात करूं, यहाँ कलर्स जो है वो वेरी कर रहे हैं, बट अगेन यूनिटी किससे है? इन द फॉर्म ऑफ शेप, करेक्ट। अब कुछ उल्टा करते हैं, यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कलर। यूनिटी यहां भी है अगर मैं देखूं तो इन द फॉर्म ऑफ कलर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये नीचे लेट्स से यहां इन द फॉर्म ऑफ शेप हमने यूनिटी क्रिएट करा, ठीक है। तो यूनिटी जो है आपका, कोई भी चीज अगर आपको एक यूनिफाइड होल लगे तो उसको यूनिटी कहते हैं। आर्किटेक्चरली अगर मैं बात करूं, सो सी ऑल दीज स्मॉल
cubes have been put together to form this particular building. ठीक है, एक ही एलिमेंट को कॉन्स्टेंटली रिपीट कर करके ये वाला बिल्डिंग जो है वो बनाया गया. ठीक है, सो इसी चीज को रिपीट कर करके जो एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर आपका बन के आया है उसमें आपकी यूनिटी. सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखूं इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, again there are these small building blocks which are constantly happening again and again to form this entire composition. You know, if I look at this, all these small rectangles are combining to form this building overall. ठीक है, चलिए प्रोपोर्शन को समझते हैं. प्रोपोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, किन्हीं भी दो चीजों का आपस में रिलेटिव साइज, उनका स्केल को हम प्रोपोर्शन कहते हैं. If I look at this particular image, the tree is bigger than the house, which happens in real life, correct? तो वहां पे प्रोपोर्शन है. अगर मैं यहाँ देखूं, ये जो बास्केटबॉल है ये कंपैरेटिवली इस दूसरी बॉल से काफी छोटी है, which means यू नो रियल लाइफ में ये जो है, अगर आप इसी बॉल को हम इतना छोटा बनाएंगे तो यू नो ये जो बॉल है और इस बॉल को इतना बड़ा बनाएंगे तो वो इलॉजिकल हो जाएगा. लेट्स से दिस इज अ क्रिकेट बॉल एंड दिस इज अ बास्केटबॉल. सो क्रिकेट बॉल इतनी बड़ी और बास्केटबॉल इतनी छोटी नहीं होती है. तो किसी भी चीज को अगर आपको डिपिक्ट करना है तो उसका करेक्ट साइज, उसका करेक्ट स्केल और विच मीन्स उसका करेक्ट प्रोपोर्शन आपको बनाना होगा. ठीक है जी. प्रोपोर्शन की अगर हम फिर से बात करें तो लेट्स से एक घर है, लेट्स से ये एक बिल्डिंग है, ये सड़क है और इस बिल्डिंग के लेट्स से 7 फ्लोर्स है. ठीक है, सो इस 7 फ्लोर्स की जो बिल्डिंग है, अब इसके यू नो साइड में अगर मुझे एक ह्यूमन बीइंग बनाना है, लेट्स से अगर ये 10 फीट है एक फ्लोर का हाइट, तो ह्यूमन बीइंग जो है मैक्सिमम 6 फुट के होते हैं ऑन एन एवरेज. ठीक है, सो 6 फुट मतलब इंसान ऐसा बनेगा. ठीक है, तो इस बिल्डिंग के प्रोपोर्शनेटली अगर मुझे ह्यूमन बीइंग बनाना है तो वो ऐसा बनेगा. आई कांट मेक अ ह्यूमन बीइंग दिस बिग अलोंग विद दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. द करेक्ट स्केल फॉर द ह्यूमन बीइंग फॉर दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, द करेक्ट प्रोपोर्शन इज दिस. ठीक है, सो ऐसी जगहों पे हमारा जो प्रोपोर्शन है वो प्ले होता है. प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट द ताजमहल. सो इट इज एग्जैक्टली मेड टू द गोल्डन रेशियो, दैट इज 1:1.6 के प्रोपोर्शन में ये बना है. फिबोनाची ये जो हमारा सीरीज चलता है वहां से भी हम प्रोपोर्शन ले सकते हैं. कॉन्स्टेंटली गोल्डन रेशियो आर्किटेक्चर में यूज होता है हाइट्स वगैरह निकालने के लिए, देखने के लिए कि जो बिल्डिंग है वो ओवरऑल अच्छी लगेगी कि नहीं. ओके, देन वी हैव वैरायटी. वैरायटी मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी एलिमेंट को अगर आप प्ले करोगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन करोगे कलर में, शेप में, फॉर्म में, तो वैरायटी बन के आएगा. लुक हियर, देयर इज दिस ट्राइंगल हैपनिंग, देन स्क्वायर, देन अ स्टार, देन अगेन अ ट्राइंगल, देन अ सर्कल. तो यहाँ पर शेप्स के थ्रू जो है आपकी वैरायटी प्ले हो रही है. लेट्स डू अनदर वैरायटी. एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल करके एक स्टार बनाते हैं, फिर एक सर्कल बनाते हैं, फिर एक और स्टार बनाते हैं. ठीक है, और फिर हम यहाँ पे आके सर्कल, एक स्टार और यहाँ पे आके. तो वैरायटी जो है हमने यहाँ पर करी थ्रू द यूज ऑफ शेप्स. ठीक है, आर्किटेक्चरली अगर मैं देखूं तो जो वैरायटी है अगेन यहाँ पे इट इज हैपनिंग थ्रू द यूज ऑफ कलर.
यहाँ पर आप देखो वैरायटी कैसे हो रहा है, शेप तो सेम है, तो यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे पर्पल है, ऊपर येलो है, तो कलर को यूज करके वैरायटी करा गया है। इफ यू लुक एट दिस बिल्डिंग विच इज इन रशिया, तो यहाँ पर थ्रू द यूज ऑफ कलर कॉन्स्टेंटली आप देखो कितने कलर्स इस बिल्डिंग में यूज हो रहे हैं, दस रेड, दस ग्रीन, दस येलो, दस वाइट। सो अगेन कलर को यूज करके बिल्डिंग में वैरायटी क्रिएट करी जा सकती है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हमने क्या समझा था? It ensures that elements are arranged in a way that creates order। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ ये कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं, इन बॉक्सेस में कोई भी अलाइनमेंट नहीं है, बट यही चीज उठा के जब हम एक प्रॉपर अलाइंड वे में रखते हैं तो ओवरऑल ये चीज अच्छी लगती है। इट स्टार्ट्स टू लुक विजुअली अपीलिंग, इट स्टार्ट्स टू लुक एस्थेटिकली प्लीजिंग। ठीक है, सिमिलरली इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल है। अब इनका आपस में कोई अलाइनमेंट नहीं है, यहाँ से मैच नहीं हो रहा, यहाँ से मैच नहीं हो रहा, कोई भी लाइन ड्रॉ करो तो कहीं से कोई भी लाइन मैच नहीं हो रही है। बट सिमिलरली इसी को उठा के अगर हम ऐसे रखते हैं, अलाइन करके रखते हैं इसके एजेस को, तो ओवरऑल ये अच्छा लगने लगता है। सो दिस इज गुड अलाइनमेंट, दिस इज बैड अलाइनमेंट। ठीक है, चलिए कुछ बना के देखते हैं अलाइनमेंट के टर्म्स में। लेट्स से ये एक बॉक्स दिया गया है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर कोई बॉक्स बनाने को बोला गया है। सो मैंने इन सारे एजेस को आपस में अलाइन करा ताकि ये जो बॉक्सेस जो ओवरऑल मेरा कंपोजिशन बन के आएगा वो अच्छा आ जाए। ठीक है, if I would have placed them more haphazardly, it wouldn't have looked better, it wouldn't have looked neat. But because all my sides are aligned, even if I'm playing with the sizes, overall composition looks good. ठीक है, तो कभी भी जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन को यूज करोगे, हमेशा जो है आपका जो अलाइनमेंट है, अगर आप फॉलो करोगे, किसी भी प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन को आप फॉलो करोगे, तो आपका डिजाइन हमेशा अच्छा बन के आएगा। आर्किटेक्चरली अगर मैं बात करूं, अलाइनमेंट जो है यहाँ पर जो हो रही है, ठीक है, अगर मैं विंडोज की बात करूं, इसमें जो विंडोज कटी हुई हैं, ऑल ऑफ देम आर इन लाइन विद ईच अदर। ठीक है, द टॉप, द बॉटम, एवरीथिंग इज मैचिंग, सो इट इज अलाइंड। तो ओवरऑल जो निकल के आ रहा है आपका स्ट्रक्चर, वो नीट निकल के आ रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो अलाइनमेंट है वो ऐसे हो रही है, is happening across a slanted line। ठीक है, वहां पे वर्टिकल लाइंस थी, यहाँ पे स्लांटेड लाइंस है, बट ये अलाइनमेंट भी अच्छी लग रही है क्योंकि अगर हम देखें तो इसका जो एक पॉइंट है वो कॉमन है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। एक क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हमने आज पढ़ा है बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, मूवमेंट, पैटर्न, रिदम, यूनिटी, प्रोपोर्शन, वैरायटी एंड अलाइनमेंट। ये सारे जो हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन है। इन सबको या इनमें से कोई एक प्रिंसिपल भी अगर आप उठा के फॉलो करते हैं तो आपका जो डिजाइन है इट विल make an impact, it will stand out against somebody who has not followed any principle of design। अब आपको ये जानने का एक और फायदा भी है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रायल्स एंड एरर्स नहीं करने पड़ेंगे। यू नो, मे बी यू मेक समथिंग एंड इट विल नॉट लुक गुड। ठीक है, तो उसको अच्छा बनाने तक की जो जर्नी है वो ट्रायल्स एंड एरर्स आपको नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, तो चलो जी आज मूवमेंट को फॉलो करते हैं, चलो जी आज अलाइनमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, so overall these principles of design will make your design stand out। आज आप लोगों को क्या करना है, you have to identify various principles of design around you, look at the buildings around you, try and see if there is variety, try and see if there is balance, try and see if there is movement and other principles of design को अपने इर्द गिर्द अपनी चीजों में जो है आपके पास उनमें ढूंढिए। ठीक है, that way it will help you
understand and relate it better to the real world. आपको समझ आएगा अगर कोई चीज है तो वो and you have been liking it for a long time but you really don't know the reason of it, so maybe just because of a simple principle of design it is looking beautiful. ठीक है, so go to the things that you like, look at the buildings around you, look at the things around you, and try and identify various principles of design. With that, I would like to end this class now, and thank you so much for your attention. I'll see you in the next class. Bye-bye.